अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर का आज हमारा लेक्चर नंबर 5 है और आज का टॉपिक है मेटालिक एंड नॉन मेटालिक करैक्टर। यानी हमने ये डिस्कस करना है कि पीरियोडिक टेबल में जो मेटालिक करैक्टर है यानी जो मेटल्स है उनका क्या ट्रेंड है ग्रुप के अंदर और पीरियड के अंदर। जिस तरह हम पिछले 2-3 टॉपिक के अंदर डिस्कस करते आए हैं मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़ को पीरियोडिक टेबल के अंदर। तो सबसे पहले आप ये समझे मेटल्स और नॉन मेटल में डिफरेंस क्या है। मैंने टेबल बना दिया है मेटल्स एंड नॉन मेटल। ये डेफिनेशन के तौर पे भी आप याद कर सकते हैं। यहाँ से मेटल्स जो हैं दे हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि मेटल जो है वो इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकती है, वो इलेक्ट्रॉन को खारिज कर सकती है इजीली। ये आप पहले भी पढ़ के आए हैं क्योंकि मेटल बड़ी जल्दी इलेक्ट्रॉन जो है वो उसको निकाल देते हैं, इसलिए मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी के बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं। आपको पता ही होगा पिछली क्लासेस में आपने पढ़ा है कि मेटल्स अपने इलेक्ट्रॉन को होल्ड नहीं कर सकती। ठीक है, तो मेटल हम हर उस एलिमेंट को कहेंगे जो इलेक्ट्रॉन को इजीली खारिज कर दे और फिर क्या बन जाए, पॉजिटिव आयन बन जाए। दूसरी तरफ नॉन मेटल दे गेन इलेक्ट्रॉन। ये वो एलिमेंट होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को इजीली गेन करे एंड फिर बन जाए नेगेटिव आयन। तो पहला डिफरेंस ये हो गया। सेकंड डिफरेंस, मेटल्स गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी के भी, हीट के भी, और नॉन मेटल नॉन कंडक्टर है, बिल्कुल इनमें से बिजली नहीं गुजरती। तीसरा डिफरेंस, मेटल्स जो हैं ये बेसिक ऑक्साइड बनाती है। ऑक्साइड से मुराद होता है एक ऐसा कंपाउंड जिसमें ऑक्सीजन लाजमी हो, वो ऑक्साइड कहलाता है। तो मेटल्स के ऑक्साइड बेसिक होते हैं जबकि नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक होते हैं। मिसाल के तौर पे मेटल का एक ऑक्साइड है सोडियम ऑक्साइड Na2O, और मेटल के ऑक्साइड को जब आप वाटर में डिसॉल्व कर दे तो इससे क्या बनता है, बेस बनता है। ठीक है, ये बेसिक ऑक्साइड था, जब इसको आपने वाटर में डिसॉल्व कर दिया NaOH बेस बन गया। दूसरी तरफ जो नॉन मेटल्स के ऑक्साइड होते हैं, जैसे सल्फर एक नॉन मेटल है, इसका ये ऑक्साइड SO3 ऑक्सीजन के साथ, इसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो H2SO4 यानी एसिड बनेगा। तो ये 3 डिफरेंस है इसकी डेफिनेशन के अंदर। अब हम देखते हैं मेटालिक करैक्टर इन ग्रुप, यानी पीरियोडिक टेबल का एक जो ग्रुप है उसके अंदर मेटालिक करैक्टर ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ता है या कम होता है। बहुत आसान बात है, आपको पता है कि एक ग्रुप के अंदर ऊपर से जैसे जैसे नीचे आए एटम्स बड़े होते जा रहे हैं और साइज इंक्रीज होता जा रहा है। साइज इंक्रीज हुआ, अब साइज इंक्रीज होने के साथ साथ इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर चले गए। तो मेटल वो होती है जो इलेक्ट्रॉन को जल्दी खारिज कर दे। तो बताएं इनमें से सबसे इलेक्ट्रॉन निकालना किस में से आसान है, जिसका साइज बड़ा है। तो जाहिर बात है जिसका साइज जितना बड़ा है इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना उतना ही इजी है और वो एलिमेंट उतनी ही अच्छी मेटल होगा। तो इट मीन्स कि मेटालिक करैक्टर जो है ये इंक्रीज होता है जैसे जैसे आप किसी ग्रुप के अंदर ऊपर से नीचे आते जाएं। जैसे फर्स्ट ए ग्रुप के एलिमेंट है हा, ली, ने, की, रब, से, फरियाद। ये याद रखने का एक तरीका है। तो इसमें लिथियम से अच्छी मेटल सोडियम होगी, सोडियम से अच्छी पोटाशियम होगी, पोटाशियम से अच्छी रुबिडियम, क्योंकि जैसे जैसे आप नीचे आते जा रहे हैं मेटालिक करैक्टर इंक्रीज होता जा रहा है। इसके बाद अब हम देखते हैं कि पीरियड के अंदर क्या ट्रेंड होता है मेटालिक करैक्टर का। तो पीरियड के अंदर भी पहले साइज देखें। आपको पता ही है कि एक पीरियड के अंदर जैसे जैसे आप लेफ्ट टू राइट जाएं तो साइज छोटा होता जा रहा है और एटम सिकुड़ता जा रहा है, और सिकुड़ने के साथ साथ न्यूक्लियस चार्ज भी बढ़ता जा रहा है, और इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उनके ऊपर अट्रैक्शन बढ़ती जा रही है न्यूक्लियस की। तो मतलब सबसे इजी इलेक्ट्रॉन रिमूव करना किस में से है, इसमें से। तो इसका मतलब मेटालिक करैक्टर जो है ये डिक्रीज होता है लेफ्ट टू राइट। मेटालिक करैक्टर यानी मेटल्स जो है आप यूँ समझ ले कि पीरियोडिक टेबल के जो एलिमेंट लेफ्ट साइड पे हैं वो अच्छे मेटल्स होंगे और जो राइट साइड पे हैं
क्योंकि उनका साइज छोटा हो चुका है, तो वो बहुत अच्छी नॉन मेटल्स होंगे, यानी कि जो बिल्कुल राइट कॉर्नर पे एलिमेंट है दे आर एक्चुअली नॉन मेटल्स। अब थोड़े से नॉन मेटेलिक कैरेक्टर की भी बात कर लेते हैं। मैंने आपको बताया कि नॉन मेटल वो एलिमेंट होंगे जो इलेक्ट्रॉन को गेन करें। तो एक ग्रुप के अंदर हम नॉन मेटेलिक कैरेक्टर देखते हैं। आपको पता है ग्रुप के अंदर एलिमेंट जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होता जा रहा है, और जितना एलिमेंट बड़ा हो जाएगा शील्डिंग इफेक्ट आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन को ऐड करना बहुत ही डिफिकल्ट होगा। सो इसका मतलब है कि नॉन मेटेलिक कैरेक्टर मेटल्स के उलट है, यानी ये ग्रुप के अंदर क्या हो रहा है, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर ग्रुप के अंदर डिक्रीज हो रहा है। क्यों डिक्रीज हो रहा है? क्योंकि साइज बड़ा हो गया। अब जो जितना बड़ा एटम होगा आपको उसके अंदर इलेक्ट्रॉन दाखिल करना उतना ही डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इसलिए जो छोटा एलिमेंट है वो अच्छा नॉन मेटल होगा, लेकिन जो बड़े साइज के एलिमेंट है शील्डिंग इफेक्ट की वजह से, यानी इनर इलेक्ट्रॉन की वजह से एक नए इलेक्ट्रॉन बेचारे जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है उसको ऐड करना बहुत ही डिफिकल्ट है। अब पीरियड के अंदर भी देख लेते हैं। एक पीरियड के अंदर आप जब लेफ्ट टू राइट जाएं, एज यू नो कि साइज छोटा होता जा रहा है। अब जितना साइज छोटा होगा ना उतना इलेक्ट्रॉन को ऐड करना इजी हो जाएगा, यानी छोटे साइज के जो एलिमेंट हैं वो एक्चुअली नॉन मेटल्स होंगे। तो इसका मतलब है कि नॉन मेटेलिक कैरेक्टर जो है ये इंक्रीज हो रहा है लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। अगर आपको ये बातें याद नहीं रहती तो सीधा सीधा ये समझ लें कि ये नॉन मेटेलिक कैरेक्टर जो है ये मेटेलिक कैरेक्टर के बिल्कुल उलट है। अब मैं आपको थोड़ा सा पीरियोडिक टेबल का स्केच भी दिखाऊं। ये पीरियोडिक टेबल का एक स्केच है। अब मैंने बताया था कि मेटेलिक कैरेक्टर जो है वो ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ता है, तो इसका मतलब है कि ये जो यहाँ वाले एलिमेंट होंगे, ख़ास तौर पे ये वाले, ये तो बहुत ही अच्छे मेटल्स होंगे। और फिर मैंने ये बताया कि मेटेलिक कैरेक्टर जो है वो लेफ़्ट टू राइट कम होता जाता है आहिस्ता आहिस्ता। अब गौर से बात समझनी है कि डाउन जब आप आएँ तो मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है। इसका मतलब है पीरियोडिक टेबल के जितने भी डाउन वाले एलिमेंट वो ऑलमोस्ट मेटल्स होंगे, और ऊपर से नीचे की तरफ मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ रहा है और लेफ्ट टू राइट कम हो रहा है। इसका मतलब है नॉन मेटल तकरीबन आपको यहाँ पे मिलेंगे, इस जगह पे इस तरह करके। तो ऐसे ही नहीं, आपको मैंने पढ़ाया था कि नॉन मेटल यहीं पे है सारे, यानी ग्रुप जो 8A के एलिमेंट है ये सारे के सारे नोबल गैसेस जो है ये नॉन मेटल है। फिर जो ग्रुप 7A के फ्लोरीन और क्लोरीन है वो एक नॉन मेटल्स है। फिर ग्रुप जो है वो 6 उसमें ऑक्सीजन आ जाता है, सल्फर आ जाता है, नॉन मेटल्स हैं। अब मेटलाइड्स किधर होंगे? मेटलाइड्स जो है वो इस एरिया में मौजूद होंगे। जैसे मैंने आपको एक पिछला जो लेक्चर था उसमें बताया था, वो वाला लेक्चर दोबारा सुन लीजिए या पीरियोडिक टेबल को देख लीजिए, आपको समझ आ जाएगी कि यहाँ मेटल्स है सारी, यहाँ नॉन मेटल्स हैं, और ये दरमियान में ये जो एक स्टेप्ड लाइन है ये मेटलाइड है, सिवाय हाइड्रोजन के। हाइड्रोजन अकेली जो है वो यहाँ पे है लेकिन नॉन मेटल है। यानी जो मेटलाइड है वो तकरीबन ग्रुप 5A, ग्रुप 6A, ग्रुप 7A इनके लोअर एलिमेंट्स जो हैं वो एक्चुअली मेटलाइड हैं। बाकी जो ग्रुप 5, 6, 7, 8 उनके जो टॉप के एलिमेंट है वो नॉन मेटल है। बाकी सारा पीरियोडिक टेबल जो है वो मेटल्स पर मुश्तमिल है। नेक्स्ट टॉपिक है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। आपको पता है मेल्टिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जिसके ऊपर कोई चीज़ पिघल जाए, कोई सॉलिड चीज़ मेल्ट हो जाए, और बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जिसके ऊपर कोई लिक्विड बॉयल करना शुरू कर दे, उबलना शुरू कर दे। तो पीरियोडिक टेबल जो है ये इस चीज़ की भी पीरियोडिसिटी पाई जाती है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की भी। देखते हैं कैसे। एक बात और समझ लें कि ये जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है इनका मतलब क्या है। मतलब यूँ समझे कि जो लिक्विड्स और सॉलिड होते हैं उनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान होती है कशिश की कुव्वतें। जैसे कि आपके पास वाटर है, समझ ले वाटर के मॉलिक्यूल एक दूसरे को खींचते हैं, इसलिए वो मॉलिक्यूल एक जगह पे रहते हैं। अब जितनी ज़्यादा आपके पास सपोज वाटर के अलावा कोई भी लिक्विड है या सॉलिड है, उसके मॉलिक्यूल के दरमियान जो अट्रैक्शन है वो जितनी मजबूत होगी उसका मेल्टिंग पॉइंट उतना ही ज़्यादा होगा। जिस सॉलिड के मॉलिक्यूल में अट्रैक्शन ज़्यादा होगी उसको पिघलाना उतना ही मुश्किल होगा। अगर अट्रैक्शन कम है तो
उसको पिघलाना इजी है। अब ये जो मॉलिक्यूल्स के दरमियान अट्रैक्शन है, इस अट्रैक्शन को हम कहते हैं इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। सो यानी कि मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट एक्चुअली मेजर है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के स्ट्रॉन्ग या वीक होने का। अब इसका ट्रेंड देखते हैं हम लोग। पहले पीरियड के अंदर हम ट्रेंड देखते हैं मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट का। हम एक पीरियड को कंसीडर कर लेते हैं, सपोज जो सेकंड पीरियड है उसका एलिमेंट है जी लिथियम है, फिर लिथियम के बाद बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। अब इसके अंदर ये जो मेल्टिंग पॉइंट है ये ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है, यानी लिथियम से ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा बेरिलियम का, इससे ज़्यादा भी होगा मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट बोरोन का, उससे ज़्यादा होगा कार्बन का। यानी आप यूँ समझ ले कि लिथियम से कार्बन तक ये ग्राफ जो है वो यूँ जा रहा है, इंक्रीज हो रहा है, कार्बन तक मैक्सिमम हो गया। लिथियम का कम है, बेरिलियम का उससे ज़्यादा है, बोरोन का उससे ज़्यादा है, कार्बन का सबसे ज़्यादा है। उसके बाद ये आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो गया और फिर काफ़ी कम हो गया। यानी कि ये जो एक्चुअली नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन है, इनका मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट कह ले वो एक्सट्रीमली लो है। शुरू में ज़्यादा हुआ फिर कम हो गया। अब इसकी रीज़न क्या है? ये मैंने सेकंड पीरियड के एलिमेंट सारे दोबारा लिखे हैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन। इनके अगर आप ग्रुप देखें, लिथियम 1A ग्रुप का है, फिर बेरिलियम 2A का, फिर बोरोन अगर ग्रुप नंबर देखें 3, 4, 5, 6, 7, 8। बात समझ आई? अब देखिए ये ग्रुप 1A का है लिथियम, इसके वैलेंस शेल में बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन या यूं कह ले वैलेंस इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक होता है। बेरिलियम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं, बोरोन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 होते हैं एंड सो ऑन। कार्बन में 4, नाइट्रोजन में 5, ऑक्सीजन में 6 एंड फ्लोरीन में 7 एंड नियॉन में 8 इलेक्ट्रॉन है। अब देखें ये जो एक इलेक्ट्रॉन वाला एटम है ये कितने बॉन्ड बना सकता है? एट अ टाइम सिर्फ 1 बॉन्ड बना सकता है क्योंकि इसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। ये वाला जो बेरिलियम है ये 2 बॉन्ड बना सकता है क्योंकि वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, दोनों को शेयर करके 2 बॉन्ड। बोरोन 3 बॉन्ड बना सकता है। अब देखें एक बॉन्ड बना सकता है मतलब कम मजबूत हुआ, सिर्फ एक बॉन्ड बना सकता है दूसरे के साथ तो इसकी वीकनेस है। 2 बॉन्ड बना सकता है थोड़ा ज़्यादा मजबूत है, 3 बॉन्ड बना सकते हैं और ज़्यादा मजबूत है। अब कार्बन साहिब वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है तो कितने बॉन्ड बनाएगा? 4 बॉन्ड बनाएगा और ये मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉन्ड्स है जो बना सकता है कार्बन। तो इसलिए बॉइलिंग पॉइंट जो है, मेल्टिंग पॉइंट जो वो आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज हुआ, इसका कम क्योंकि एक बॉन्ड, फिर 2 बॉन्ड, फिर 3 बॉन्ड, फिर 4 बॉन्ड। अब 4 बॉन्ड के बाद क्या हुआ? नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है। अब नाइट्रोजन जो है वो बजाय इलेक्ट्रॉन दे के या शेयर करके बॉन्ड बनाने की बजाय नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है क्योंकि 5 देने मुश्किल है, 3 लेने आसान है। ऑक्टेट पूरा करना है, 8 पूरे करने हैं। सो नाइट्रोजन बेचारा क्या करता है? 3 इलेक्ट्रॉन लेके 3 बॉन्ड बनाता है। अब नाइट्रोजन के बॉन्ड यानी कार्बन के मैक्सिमम बॉन्ड थे 4, नाइट्रोजन के फिर से 3 बॉन्ड हुए तो 3 बॉन्ड होने की वजह से स्ट्रेंथ कम हो गई। अब नाइट्रोजन का बॉइलिंग पॉइंट कम हुआ, ऑक्सीजन के 2 बॉन्ड और स्ट्रेंथ कम हुई और बॉइलिंग पॉइंट कम। फिर फ्लोरीन का सिर्फ एक बॉन्ड और नियॉन बेचारा बॉन्ड बनाता ही नहीं। तो बात समझ आई? यानी कि जो बॉइलिंग पॉइंट था या मेल्टिंग पॉइंट था वो इंक्रीज हुआ था। कहाँ तक इंक्रीज हुआ था? 4A तक। उसके बाद वो 5A के बाद वो ऑनवर्ड 8A तक डिक्रीज ही हुआ है। एक रीजन मैं आपको और बताऊं, ये जो ग्रुप 4A के एलिमेंट है इनका बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है जैसे कि कार्बन का। इसकी रीज़न है इनका स्ट्रक्चर। ये जो कार्बन है ये 4 बॉन्ड बना सकता है और 4 बॉन्ड बनाने के साथ साथ ये जॉइंट स्ट्रक्चर्स बनाता है, यानी ये बहुत बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स बनाता है। जैसे कार्बन जो है ये डायमंड की फॉर्म में जब होता है, डायमंड का बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट दुनिया में सबसे ज़्यादा है। अब इतना मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्यों है? डायमंड एक जाइंट मॉलिक्यूल है। डायमंड के अंदर हजारों कार्बन अटैच होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, उनको तोड़ना, पिघलाना बहुत ही मुश्किल है, इसलिए कार्बन का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा है। और फिर जो अगले एलिमेंट है वो तो वैसे ही नॉन मेटल्स है और नॉन मेटल्स का बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट ना होने के बराबर होता है।
ठीक हो गया, बात समझ आई। यानी कि ये जो बाकी एलिमेंट है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन, ये तो सभी की सभी गैसेज हैं। और गैसेज जो है ये स्मॉल मॉलिक्यूल की सूरत में एग्जिस्ट करती है, जैसे नाइट्रोजन N2, ऑक्सीजन O2 और फ्लोरीन F2। नियॉन मॉलिक्यूल बनाती नहीं है, यानी कि यही इसका मॉलिक्यूल है, ये बॉन्ड बनाती नहीं है, इसलिए इन सब के मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट एक्सट्रीमली लो होंगे ड्यू टू देयर स्मॉल साइज मॉलिक्यूल। अगर हम ग्रुप के अंदर देखें मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट को, तो पहले हम ग्रुप 1A और 2A के एलिमेंट को देखते हैं। ये जो 1A और 2A के एलिमेंट है, इनमें हाइड्रोजन के अलावा बाकी सब के सब जो है वो मेटल्स हैं। यानी 1A के एलिमेंट हाइड्रोजन के बाद लिथियम, सोडियम, पोटाशियम वगैरह, और 2A के एलिमेंट बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम वगैरह। इन एलिमेंट्स का मेल्टिंग पॉइंट जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे की तरफ आए डिक्रीज होता जा रहा है। उस डिक्रीज होने की वजह है इनके साइज का लार्ज हो जाना, क्योंकि लिथियम का साइज छोटा, सोडियम का उससे बड़ा, पोटाशियम का उससे बड़ा। अब लार्जर साइज होने की वजह से ये एटम्स एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर पाते। ये मेटल्स हैं, मेटल्स जो है वो कभी भी डाई मॉलिक्यूलर सूरत में एग्जिस्ट नहीं करती। यानी कभी हम सोडियम को हमने यू लिखा है Na2, नहीं ना लिखा, क्योंकि सोडियम पाया जाता है, लिथियम पाया जाता है, पोटाशियम पाया जाता है क्रिस्टल की सूरत में। अब क्रिस्टल क्या होता है? क्रिस्टल एक ऐसी शेप को कहते हैं जिसमें बहुत सारे एटम्स एक खास सीक्वेंस से जुड़े हुए हों। जैसे आपने सॉलिड वाला चैप्टर फर्स्ट ईयर में पढ़ा है, उसके अंदर आपने पढ़े हैं इस तरह से क्रिस्टल की शेप ऐसी करके हर कोने पे मौजूद है सोडियम के एटम्स वगैरह, ठीक है। अब एटम जितना बड़ा होगा, मिसाल के तौर पे ये एक बड़े साइज का एटम है, ये भी बड़े साइज का, दोनों बड़े बड़े एटम है, ये एक दूसरे को लेस अट्रैक्ट करेंगे। जब अट्रैक्शन लेस होगी फिर ये चीज़ मेल्ट जल्दी हो जाएगी। बात समझ में आई कि जैसे जैसे एटम्स बड़े हो रहे हैं मेटल्स वाले, वैसे वैसे उनकी अट्रैक्शन कम हुई, जिसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट ऊपर से नीचे की तरफ उनका डिक्रीज हो जाएगा। लेकिन अगर आप ग्रुप 7A को देखें, ग्रुप 7A के एलिमेंट है जी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। इनका मेल्टिंग पॉइंट ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ेगा। उसकी वजह क्या है? ये हमेशा पाई जाती है डाई मॉलिक्यूलर फॉर्म में, यानी कि ये जो फ्लोरीन है ये F2 और क्लोरीन Cl2, ब्रोमीन Br2 एंड आयोडीन I2। और इनके अंदर पाई जाती है क्या चीज़? एक फोर्सेस जिनको हम कहते हैं लंदन फोर्सेस। लंदन फोर्सेस पाई जाती है, ये डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। फ्लोरीन और क्लोरीन में डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन होती है और ब्रोमीन और आयोडीन में लंदन फोर्सेस होती है। अब मॉलिक्यूल जितना बड़ा होगा, आप पढ़ चुके हैं पिछली क्लासेस में, मॉलिक्यूल का साइज जितना बड़ा होगा वो उतना ज़्यादा पोलराइज होगा। बड़े साइज का मॉलिक्यूल, यानी कि ये जो आपने डाइपोल बनने पड़े थे, ऐसे डाइपोल बनता है ये एक, उसका पॉजिटिव न्यूक्लियस एक तरफ चला गया, इलेक्ट्रॉन एक तरफ चला गया। अब अगर दूसरा भी बड़े साइज का होगा तो उनमें ये अट्रैक्शन मजबूत होगी, यानी कि इस तरीके से। अब ये दो एटम्स हैं, दोनों इस वक्त डाइपोल बन चुके हैं, तो डाइपोल जितना बड़ा होगा अट्रैक्शन उतनी ज़्यादा होगी। जब अट्रैक्शन ज़्यादा होगी तो इनडायरेक्टली आप कहें बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज हो जाएगा। इस बात को समझने के लिए, लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस को समझने के लिए, आप जो फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 4 है उसके पहले 2-3 पेज पढ़ लें, आपको समझ आ जाएगी कि ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में जो मैं पोलराइजेबिलिटी की बात कर रहा हूँ वो क्या चीज़ है। तो आज का लेक्चर बस यहीं तक था। अल्लाह हाफिज़।